गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हमने विकास और अधिगम के विषय पढ़े थे। उसी में आगे नया सिद्धांत हमारा है बुद्धि। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। अब बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने 1885 में सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अब बुद्धि देखिए, वैसे तो सामान्य भाषा में कहीं या सामान्य जैसा शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन की भाषा में करते हैं। जैसे इसमें तो बुद्धि बहुत कम है या मोटी बुद्धि है, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन बुद्धि तेज़ी से जिस सीखने, समझने या स्मरण करने या तार्किक चिंतन करने जैसे गुणों को हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि शब्द का उपयोग करते हैं। अब बुद्धि है जो एक अमूर्त संप्रत्यय है, यानी कि अमूर्त यानी जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, और मूर्त यानी जो दिखाई दे। और बुद्धि है जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क में होती है। अब बुद्धि के विषय में धारणा है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम है। अब विभिन्न प्रकार की योग्यता जैसे मानसिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, समायोजन की योग्यता, अधिगम की योग्यता, तर्क चिंतन की योग्यता, तरह तरह की योग्यताएं हैं। उसी में बुद्धि में हम यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिकों ने जो चर्चा की है वो 3 प्रकार की योग्यताओं की यहाँ अधिक चर्चा की है। वो है पहली समायोजन की योग्यता, दूसरी अधिगम की योग्यता और तीसरी अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब समायोजन यानी एडजस्टमेंट, यानी कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। अब इसको कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन कौन थे? जैसे स्टर्न हो गया, क्रूज हो गया, बर्ट हो गया, फ्रीमैन हो गया, कार्लविन थे। इन्होंने सबने बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जितना एडजस्टमेंट, जितना अपनी परिस्थिति के अनुसार समायोजन कर लेगा, उसमें उतनी ही बुद्धि अच्छी होती है, उच्च होती है। अब दूसरा था अधिगम की योग्यता। अधिगम की योग्यता कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? बकिंघम है, थॉर्नडाइक है, मैकडूगल है, फ्रीमैन है। ये सब क्या कह रहे थे कि बुद्धि है जो अधिगम की योग्यता है, यानी जिसमें जितनी अधिक बुद्धि होगी वह उतना ही ज़्यादा अधिगम कर सकता है। यानी कि अगर उसमें बुद्धि कम है तो वह सीखने में उसको समय लगेगा, और अगर उसमें बुद्धि अच्छी है, सीखने की योग्यता उतनी ही ज़्यादा उसमें तीव्र होगी, वह उतनी ही जल्दी सीखेगा। और तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी कि जो हमको दिखाई नहीं दे रहा वो, यानी कि तर्क है, तर्क चिंतन है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, तर्क करने की शक्ति है, क्षमता है, वो करने की जिन जिन में योग्यता होती है, वो कहने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? बिने, स्पीयरमैन, टर्मन, फ्रीमैन आदि जो मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे वर्तमान में अगर देखा जाए तो जैसे कि दैनिक जीवन की समस्याओं को जो हल कर पाए वही बुद्धि है, यानी कि जीवन की जो समस्याओं को जितनी जल्दी अपनी मानसिकता के आधार पर, मानसिक शक्ति के आधार पर या तर्क शक्ति के आधार पर, शारीरिक क्षमता के आधार पर जिनको हल कर पाता है वही, उसमें उतनी ही बुद्धि तीव्र होती है। अब यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है बुद्धि की। पहली है बकिंघम के अनुसार। बकिंघम कहते हैं बुद्धि सीखने की
योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। दूसरा फ्रीमैन ने कहा बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। अब इसी में है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार। अब बुद्धि के प्रकारों में दो मनोवैज्ञानिक ही थे जिन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए। एक तो थे थॉर्नडाइक और दूसरा गैरिट। थॉर्नडाइक और गैरिट। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। पहली यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि, दूसरी मूर्त बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। अब इन्होंने जो यांत्रिक बुद्धि थी, थॉर्नडाइक कहते हैं यांत्रिक बुद्धि को इन्होंने व्यवहारिक बुद्धि भी कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार रहता है जो सामने प्रत्यक्ष में हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि स्थूल का मतलब स्पष्ट दिखाई देना। तो व्यक्ति का जो व्यवहार है कि हमको सामने स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए व्यवहारिक बुद्धि है जो किस में आती है, स्थूल बुद्धि में या मूर्त बुद्धि में। अब गैरिट के अनुसार मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब दोनों ही मनोवैज्ञानिकों की जो बुद्धि है सेम सी है कि दोनों के ही जो है प्रकार हैं वो बराबर ही हैं। यांत्रिक बुद्धि को स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, मूर्त बुद्धि भी कहते हैं और अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि और सामूहिक बुद्धि तो है ही। अब यांत्रिक बुद्धि जो मनोवैज्ञानिक से वो कहते हैं यांत्रिक बुद्धि जिनमें होती है वो क्या बनते हैं, अभियंता है या कारीगर है या वास्तुकार है। ये यांत्रिक जो मशीन से चलने वाला है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे बच्चे के हाथ में कोई खिलौना दे दें और खिलौने को वह उसके जिसको बोलते हैं उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो उसको खोलता है, करता है, अपनी कारस्तानी करता रहता है। और स्थूल यानी कि वह ठोस चीज़ है और वह स्पष्ट दिखाई भी दे रही है। तो ये सब किस में आता है, यांत्रिक बुद्धि में। अभियंता, कारीगर, वास्तुकार सब इसी में होते हैं। अब दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी सूक्ष्म बुद्धि भी इसको कहते हैं। अमूर्त चिंतन यानी कि दिखाई नहीं दे रहा, जैसे तर्क करने की क्षमता। अगर किसी में बुद्धि है और वह सही है तो वह किसी बात को लेकर उस पर चर्चा कर सकता है, उस पर तर्क कर सकता है। तो ये एक प्रकार का सूक्ष्म है कि उसको विस्तार से कुछ नहीं करना पड़ रहा, सूक्ष्म रूप में करना पड़ रहा है। ऐसे होते हैं जो चिंतन कर सकते हैं। इनमें आते हैं दार्शनिक, कलाकार और चित्रकार। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि यानी कि जो व्यक्ति समाज में रहकर अपना व्यवहार रखता है, अपना व्यवहारिक व्यवहार बढ़ाता है समाज में रहकर। उनमें आते हैं सामाजिक राजनेता। जैसे चुनावों के समय देखा है आपने कि जो नेता लोग होते हैं अपना व्यवहार बनाने के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। तो ये सब किस में है, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है कि यानी कि बालक जब जन्म लेता है तो उसमें बुद्धि अपने आप ही आती है और वो जन्मजात होती है। ऐसा तो नहीं है ना
कि बालक जन्म लेता है और उसमें बुद्धि है ही नहीं, तो बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, सभी व्यक्तियों में ये होती है। दूसरा, बुद्धि परिवर्तन व विकासशील होती है, यानी कि बुद्धि में परिवर्तन भी होता है और विकास भी होता है। और बुद्धि में परिवर्तन अपनी आयु के अनुसार होता रहता है, शिक्षा के माध्यम से होता रहता है, शारीरिक क्षमता के माध्यम से उसका विकास होता रहता है, मानसिक तौर पे, शारीरिक रूप से जैसे भी है। तो इसलिए बुद्धि परिवर्तन और विकासशील होती है। तीसरा है, बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा व वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, कि यानी कि बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, कि जैसे वातावरण में वो रहता है उसी प्रकार की उसकी बुद्धि होती है। प्रशिक्षण के माध्यम से भी कई बार जो बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाता है उसके माध्यम से कई बच्चे होते हैं वो तो शीघ्र ही अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके और सीख लेते हैं, और कुछ को टाइम लगता है। तो ये सब किस पर निर्भर करता है? बुद्धि पर निर्भर करता है। शिक्षा में भी यही है कि जैसी उसकी जितनी बुद्धि उसमें उच्च होगी वह उतनी ही जल्दी शिक्षा को ग्रहण करता है। वंशानुक्रम का प्रभाव भी पड़ता है, यानी कि अपने परिवार का प्रभाव उस पर, बालक पर पड़ता है। दूसरा, बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि यानी कि बुद्धि समायोजन, अधिगम यानी कि एडजस्टमेंट, या हमने पहले भी इसको बताया है कि जितना बालक या व्यक्ति समायोजन करके चलता है, एडजस्टमेंट करके चलता है, उतनी ही उसकी बुद्धि उच्च मानी जाती है। जो परिस्थिति के साथ समायोजन नहीं करता वो, उसको हम क्या कहते हैं? मोटी बुद्धि, कि ये तो मोटी बुद्धि का व्यक्ति है, बात को समझ ही नहीं रहा। और दूसरा, अधिगम, जितनी उच्च बुद्धि होगी उतना ही वह जल्दी अधिगम करेगा, जो उतनी ही जल्दी सीखेगा। तर्क वितर्क चिंतन की योग्यता, उसमें तर्क चिंतन की योग्यता अधिक जितनी होगी उसकी बुद्धि उतनी ही उच्च होगी। उससे अगला है, ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। ज्ञान और बुद्धि यानी कि बुद्धि के अनुसार वह उतना ही ज्ञान, जितनी उच्च बुद्धि होगी उतना ही वह ज्ञान अच्छे से कर पाएगा, समझ पाएगा। तो ये बुद्धि और ज्ञान में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। उसमें तर्क वितर्क करने की योग्यता होती है। उससे अगला है, जन्म से और 16 से 18 वर्ष तक। कब से? जब से बालक जन्म लेता है और जब तक वह 16 या 18 वर्ष मान के चलें, तब तक बुद्धि का विकास लंबवत होता है। और ये भी कहते हैं कि जो शैशव अवस्था होती है उसमें बालक का 90% जो विकास है वो हो जाता है, और उसके बाद जो विकास होता है वो धीरे धीरे करके होता है। लेकिन 18 वर्ष के बाद मृत्यु तक उसका जो विकास होता है वो किस आधार पर होता है? क्षैतिज आधार पर, यानी कि 18 वर्ष तक तो लंबवत आधार पर और उसके बाद क्षैतिज आधार पर। उससे अगला है, बुद्धि के सहारे वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, कि यानी बुद्धि के सहारे कि व्यक्ति में जितनी अधिक बुद्धि होती है वह उसके सहारे ही उद्देश्यपूर्ण कार्यों को करता है। और बिना उद्देश्य के तो देखिए व्यक्ति कोई कार्य करता नहीं है, इसीलिए उद्देश्यपूर्ण कार्य करके ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अब उसमें आगे है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित क्या करता है? वातावरण, कि जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है, बालक रहता है, वहीं उस पे वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।
कि अच्छे अगर वातावरण में रहेगा तो उसकी बुद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर ख़राब वातावरण में रहेगा तो उसकी बुद्धि भी वैसी ही होती चली जाती है, वैसा ही वो व्यवहार करने लग जाता है। दूसरा है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। जिसमें कहते हैं कि परिवार का प्रभाव, लेकिन वातावरण का ज़्यादा पड़ता है, वंशानुक्रम का कम प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसी बुद्धि उसके माता पिता की रही है वैसी ही बुद्धि उसकी भी हो, लेकिन पड़ता है, लेकिन ज़्यादा विशेष नहीं पड़ता है। अब तीसरा है वातावरण व वंशानुक्रम की अंतः क्रिया। वातावरण व वंशानुक्रम ये दोनों को मिला जुला रूप है, यानी कि वातावरण के साथ साथ परिवार का भी बालक पर या व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। ये थे हमारे बुद्धि की परिभाषा हो गई, बुद्धि के प्रकार हो गए, बुद्धि के प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में बुद्धि के अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।